हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे हीमोफीलिया ब्लड का डिसऑर्डर है। उसको अपन डिटेल से बात करेंगे, क्या कारण है उसके अपन डिटेल में बात करेंगे, साइन सिम्टम्स की बात करेंगे और डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं हीमोफीलिया में उनकी भी अपन बात करेंगे। और लास्ट में अपन बात करेंगे मैनेजमेंट और कौन सी ड्रग्स हैं जो हीमोफीलिया में नहीं दी जाती है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है टॉपिक, एग्जाम में हर बार इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अपन बात करते हैं बिना देरी के। हीमोफीलिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे अगर किसी को चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्लॉट नहीं बनने के कारण ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रहती है। और ये एक रॉयल डिजीज़ है, क्योंकि हमारी एक रानी थी इंग्लैंड की, उसको हुआ था फर्स्ट, उसी में डिस्कवर्ड हुआ था, विक्टोरिया की रानी थी। आल्सो नाउन एज रॉयल डिजीज़, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विक्टोरिया के अंदर पहली बार डिस्कवर्ड हुई थी। रॉयल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, ये रॉयल डिजीज़ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। GMCH 2018 में पूछा जाता। इसको किस नाम से जाना जाता है, हीमोफीलिया को किस और नाम से जाना जाता है, रॉयल डिजीज़ के नाम से, या रॉयल डिजीज़ को पूछा जाएगा। रॉयल डिजीज़ आल्सो नाउन एज, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन अलग अलग दे देंगे और एक आपको हीमोफीलिया दे देंगे, तो ऑप्शन ए राइट होगा आपका, हीमोफीलिया। फर्स्ट डिस्कवर्ड किस में हुई थी, विक्टोरिया, इंग्लैंड की थी। किस कारण कि कौन कौन से कारण है, ये जेनेटिक होता है और एक्स इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसे अपने संतान में, चिल्ड्रंस में ये लगातार अपनी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से आता रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपको ऑप्शन में ऑटोसोमल डोमिनेंट भी मिलेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव भी मिलेगा और एक मिलेगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो आपको राइट करना है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। कैरेक्टराइज बाय, मैंने अभी बताया था, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, कोई भी इंजरी हो जाएगी तो लगातार प्रोलॉन्ग लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती रहेगी। एपिस्टैक्सिस, यही इसका कारण है, एपिस्टैक्सिस की वजह से भी हो सकता है। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती हैं वो, उसका ड्यूरेशन क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। जॉइंट पेन होगा, जॉइंट ब्लीडिंग होता है तो उसको अपन बोलते हैं हीम आर्थरोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना है कि जॉइंट ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, हीम आर्थरोसिस। जॉइंट पेन भी होगा ड्यू टू ब्लीडिंग इन जॉइंट के कारण, जॉइंट में जो ब्लीडिंग होती है उसके कारण क्या होगी, जॉइंट पेन होगा। टेंडेंसी टू ब्रूइस ईजिली, मोस्ट ब्रूइसिंग की कंडीशन होती है, मतलब ब्रूइस डेवलप हो जाता है। टेंडेंसी टू ब्रूइस ईजिली, मोस्ट कॉमन होता है ब्रूइसिंग। टाइप्स कौन कौन से हीमोफीलिया के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोफीलिया डेवलप ड्यू टू मिसिंग ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, मतलब हीमोफीलिया किसके कारण होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होता है उनमें उनके मिस होने के कारण हीमोफीलिया होता है। चलिए बात करते हैं 3 टाइप्स। इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, इसके टाइप्स है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, इसके कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे अपना हीमोफीलिया ए हो गया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया इनमें से इम्पोर्टेंट है आपका हीमोफीलिया ए। चलिए बात करते हैं हीमोफीलिया ए। क्लासिक हीमोफीलिया ए को क्या बोलते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है उसका डेफिशिएंसी होना, दैट इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया ए। क्लासिक हीमोफीलिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 का क्लोटिंग फैक्टर होता है। मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया होता है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया बी है क्रिस्टमस डिजीज़। हीमोफीलिया बी को कौन सी डिजीज़ बोला जाता है, क्रिस्टमस डिजीज़। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टमस डिजीज़। जो 9 क्लोटिंग फैक्टर होता है उसकी डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टमस डिजीज़। या हीमोफीलिया बी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के कारण जो डेफिशिएंसी होगी उसको बोलते हैं हीमोफीलिया बी। और हीमोफीलिया सी क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 11th क्लोटिंग फैक्टर, जो 11 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है ना, उसमें डेफिशिएंसी को हीमोफीलिया सी बोला जाता है। उसकी जो डेफिशिएंसी होती है उसको हीमोफीलिया सी बोला जाता है।
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी होता है, मतलब जो 11 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी इसको बोला जाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। हेमोफीलिया ए, बी और सी। हीमोफीलिया ए किसकी वजह से होता है? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और हीमोफीलिया बी क्रिस्टमस डिजीज, या अपन बोल सकते हैं क्लोटिंग फैक्टर नंबर, अपन बोल सकते हैं 9th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और इसमें होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। हीमोफीलिया सी होता है जो नंबर 11th क्रोमोसोम के फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर के डेफिशिएंसी के कारण हीमोफीलिया सी होता है। चलिए अपन लास्ट में अपन बात करते हैं डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया में कि ये डायग्नोसिस अपन को करना है या नहीं करना है। तो इसमें कौन सी चेक करेंगे? बीटी अपन चेक करेंगे। जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल दिखता है, लेकिन क्लोटिंग टाइम क्या दिखता है, प्रोलॉन्ग दिखता है, मतलब क्लॉट नहीं बनता है जिसके कारण ब्लीडिंग होती रहती है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड। मैनेजमेंट में प्राइमरी क्या करेंगे, जो मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। प्राइमरी मैनेजमेंट होगा अपना मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेसमेंट करेंगे। इफ हीमोफीलिया ए होगा देन रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 क्रायोप्रिसिपिटेट। ये क्रायोप्रिसिपिटेट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 है जिसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है। अगर हीमोफीलिया ए है तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर ए को अपन रिप्लेस करेंगे, या अपन बोल सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को, जो क्रायोप्रिसिपिटेट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्रायोप्रिसिपिटेट पूछा जा सकता है कि ये क्या है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है जो हीमोफीलिया ए होने को अपन रिप्लेस करते हैं इस क्लॉटिंग फैक्टर को। अगला अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रांसफ्यूज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या करवाता है, इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लाज्मा वॉल्यूम को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का क्या काम है, इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लाज्मा वॉल्यूम को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। और अगला है अपना इम्पोर्टेंट DDAVP 1D एमिनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। 1D एमिनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, इट स्टिम्युलेट प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्या करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को स्टिम्युलेट करता है। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, जो प्रोडक्ट मतलब अपन बोल सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होता है, उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर के प्रोड्यूस होने को क्या करवाता है, स्टिम्युलेट करता है, जिससे क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा स्टिम्युलेट होकर ज़्यादा प्रोड्यूस हो, जिसके कारण क्लॉट बने और अपना हीमोफीलिया डिजीज क्या हो जाए, ट्रीट हो जाए। DDAVP 1D एमिनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन स्टिम्युलेट प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्या स्टिम्युलेट करता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के प्रोडक्शन को क्या करवाता है, स्टिम्युलेट करवाता है या इंक्रीज करवाता है। इट स्टिम्युलेट प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, याद रखना क्या काम करता है, इट स्टिम्युलेट प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर के प्रोडक्शन को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है या स्टिम्युलेट करता है। जॉइंट, अगर जॉइंट पेन है तो अपन क्या करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। जॉइंट पेन में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कोल्ड एप्लीकेशन दिया जाएगा, एनाल्जेसिक्स ओपियोइड दिया जाएगा। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस की अपन ट्रीटमेंट के बारे में इसमें करते हैं, ब्लीडिंग प्रिकॉशन करते हैं। जॉइंट पेन हो रहा है तो कोल्ड एप्लीकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, एनाल्जेसिक सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी ब्लीडिंग प्रिकॉशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी ड्रग्स हैं जिसमें हीमोफीलिया हो, जिस पेशेंट को हीमोफीलिया है उसमें कौन सी ड्रग्स नहीं दी जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में ये एस्प्रिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना एस्प्रिन एन एंटी हीमोफिलिक ड्रग An antiplatelet drug है, antiplatelet drug is contraindicated in hemophilia because it may increase chance of bleeding। याद रखना, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, एस्प्रिन एंड एंटीप्लेटिलेट ड्रग, ये क्या है, एंटीप्लेटिलेट ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनटू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज इट मे इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग। ये क्या इंक्रीज करवाता है, ब्लीडिंग के चांसेस को इंक्रीज करवाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्प्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हीमोफीलिया में, ऐसा भी पूछा जा सकता है, एस्प्रिन
कौन सी डिजीज़ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आपको 4 डिजीज़ दी जाएगी और उसमें एक हीमोफीलिया होगा। तो आपको याद रखना कि हीमोफीलिया में एस्पिरिन नहीं दी जाती है, क्योंकि ये ब्लीडिंग के चांसेस को क्या करवाता है, इंक्रीज़ करवाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये अपना हो गया हीमोफीलिया डिजीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ईजिली रीड आउट नहीं होते हैं, उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।